नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम लगभग 5 दिन में जो भी आपके सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनका सिलेबस कवर कर रहे होंगे, चाहे वो शैक्षिक प्रबंधन हो, हिंदी हो, ठीक है। लेकिन मैं 5 से भी कम दिन का समय लगाना चाहूँगी क्योंकि मुझे फिर आपकी मैराथन भी देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कोई टॉपिक छोड़ूंगी, ठीक है। तो हम आज का पूरा दिन हम इसी सब्जेक्ट को देने वाले हैं। अगर एक क्लास में फिनिश नहीं होगा तो मैं इसके लिए एक और क्लास बनाऊंगी, ठीक है, वो आपके शाम को आ जाएगी। लेकिन आज हमको ये सब्जेक्ट खत्म करना है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आपको बाद में मैराथन भी दी जाएगी और मैराथन में आप लोग दोस्तों इतना डीप नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि आपको इन क्लासेस में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैं आपका कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ जो ज़रूरी है, और थोड़ा भी कोई ज़रूरी है तो उस टॉपिक को भी मैं और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ ताकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है गाइस। तो चलिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। ये कुछ दिन का थोड़ा सा साहस बाकी है, कुछ दिन की थोड़ी सी हमारी आपस में जद्दोजहद बाकी है। थोड़ी सी मेहनत कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो और आपने टेस्ट में बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहा, बहुत ही सुंदर लिखा आप लोगों ने टेस्ट को और बहुत अच्छे से दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी एमसीक्यूज मैं आपके कराऊंगी, उसमें देखूंगी कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, वो मैं आपकी जांचती रहूंगी तैयारी बीच बीच में। तो चलो दोस्तों, अब बिना किसी बातचीत के आगे शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हमने पहली क्लास कहाँ तक कर ली थी शैक्षिक प्रबंधन की। तो पहली क्लास में दोस्तों हमने कहाँ तक कवर किया था, हमने यहाँ विद्यालय प्रबंधन के बारे में जाना था कि एक अच्छा विद्यालय होने की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की इस क्लास में हम और आगे बढ़ते हुए विद्यालय में जो भी भौतिक संसाधन होते हैं उनके बारे में हम अभी जान रहे हैं। तो हमने विद्यालय भवन की बात कर ली, विद्यालय भवन की विशेषताएं क्या है, कौन कौन से तरह के विद्यालय भवन होते हैं, पिछली क्लास में हमने ये चीज़ें जान ली थी। तो अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे, शुरुआत करेंगे विद्यालय पुस्तकालय भवन से, ठीक है। यानी पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए, इसका क्या महत्व है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों में इस संसाधन का क्या महत्व है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। क्या होता है, पुस्तकालय विद्यालय भवन का हृदय माना जाता है। हृदय क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, शिक्षकों और छात्रों की आपस में अंतःक्रिया होती है कि कई बार शिक्षक छात्रों को पुस्तकालय भवन लेकर के जाता है, जो किताबें बच्चों को अच्छी लगती है बच्चे उनको उठाते हैं और बहुत सारे क्रियाकलाप भी वहाँ करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और अध्यापक से भी डिस्कस करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए यह मुख्य केंद्र होता है जहां से शिक्षक व विद्यार्थी निरंतर क्या करता रहता है, ज्ञान अर्जन करता रहता है। क्या करता रहता है दोस्तों, विद्यार्थी निरंतर ज्ञान अर्जन करता रहता है, ज्ञान का अर्जन करता रहता है, ज्ञान ग्रहण करता रहता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। विद्यालय को हम मंदिर कहते हैं और उस विद्यालय का हृदय कहाँ है, पुस्तकालय में। ये पुस्तकालय उसका क्या है, हृदय है। ऐसे आप थोड़ा सा पुस्तकालय भवन के बारे में लिख पाएंगे। लेकिन आपके पेपर में पूछा जाता है पुस्तकालय के क्या कार्य है, या पुस्तकालय के कौन कौन से कार्य होते हैं, या पुस्तकालय के क्या उद्देश्य है किसी विद्यालय में पुस्तकालय बनाने के, है ना। तो वो हम चीज़ यहाँ पर जानेंगे। चलिए देखें, पुस्तकालय के कार्य निम्नलिखित है, कौन कौन से। पहला है, पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता करती है कि भाई जो पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें हैं वो शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में
सहायता करती है। ठीक है, कई बार शिक्षक भी क्या करेगा, पुस्तकालय से पुस्तकों को लेगा और फिर उनसे खुद भी पढ़ता है और बच्चों को भी पढ़ाता है। ठीक है, तो यानी शिक्षक के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, या कह लीजिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भाई पुस्तकालय में शिक्षक के लिए भी बहुत सारी पुस्तकें होती है। साथ ही विद्यार्थियों के स्व अध्याय को बढ़ावा देती है। स्व अध्याय यानी खुद से बच्चे जाएंगे पुस्तकालय में, जो पुस्तक उनको अच्छी लगती है उसको पढ़ेंगे, तो यानी स्व अध्याय को बढ़ावा देती है। साथ ही पढ़ने की आदत को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने की आदत विकसित करनी है तो पुस्तकालय में जाकर के बैठे, जब वो आसपास ऐसा माहौल पाएगा, शांति प्रिय माहौल, आसपास बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ रहे हैं पुस्तकों को, तो वो अपने आप ही क्या करेगा, उसके मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि वो भी पुस्तक पढ़े। और ऐसे ऐसे करके अगर वो ऐसे डेली जाने लगा पुस्तकालय भवन में, तो फिर उसको पढ़ने की एक अच्छी आदत उसकी विकसित हो सकती है। ऐसे इसी के साथ पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। पुस्तकालय क्या करता है, एक अच्छे साथी की तरह, जैसे एक अच्छा साथी हमेशा क्या करता है, प्रोत्साहित करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, हर काम को करने के लिए जो कि उसके लिए अच्छा है, तो दोस्त क्या करता है, हमेशा मोटिवेट करता है। तो पुस्तकालय भी एक साथी के रूप में क्या करेगा, पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा बच्चों को। तो ये कुछ कार्य है, ठीक है, पुस्तकालय के। आप इसमें जो भी आपके दिमाग में और ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय बच्चों को अनुशासन में रहना भी सिखाता है और भी बहुत सारे ज्ञान अर्जन का एक साधन है ना। जो भी आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं वो आप बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों, विद्यालय के पुस्तकालय में सुधार के कौन कौन से उपाय है, क्योंकि कैसा होना चाहिए विद्यालय का पुस्तकालय, ठीक है, और उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे कि बच्चे पसंद करें पुस्तकालय जाना। तो पहला उपाय क्या है दोस्तों, पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षक भवन की व्यवस्था हो। ठीक है, जिसमें पुस्तकें रखी हो, जिसको हम पुस्तकालय भवन बनाएंगे, वो कैसा हो, बहुत ही आकर्षक भवन बनाया जाए। साथ ही पुस्तकालय में फर्नीचर की भी व्यवस्था हो, बच्चे अपनी पसंद की पुस्तक को वहां बैठ करके शांति प्रिय तरीके से पढ़ पाए, है ना। तो पुस्तकालय का भवन एक तो आकर्षक हो, साथ ही वहां फर्नीचर की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था हो ताकि वे बैठ करके वहां आराम से पढ़ सके। ठीक है, और पुस्तकालय का रख रखाव भी अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त अलमारियां भी हो, वहां पर विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें देने की व्यवस्था भी हो। ठीक है, जैसे आप कभी लाइब्रेरी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो मैनेजर होता है लाइब्रेरी को सारी पुस्तकों को वहां पर सही जगह पर रखते हैं वो टीचर्स, वो आपके जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सभी पुस्तकों को उनकी एक फिक्स जगह पर रखेंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो। अलमारी में रखेंगे, साफ सफाई वहां मेंटेन करके रखेंगे, बच्चों को अच्छा फील हो वहां आके। ठीक है, विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। विद्यालयों में पुस्तकालय के सुधार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुस्तकालयों में बुक बैंक बनाया जाए। यानी कोई बच्चा है, उसने कोई पुस्तक खरीदी और उसने वो पढ़ ली, अब उसने तो पढ़ ली, लेकिन वो उस पुस्तक का क्या करेगा, तो अपने पुस्तकालय में उसको रख सकता है। ठीक है, बुक बैंक उसको बना सकता है। जिस तरीके से ब्लड बैंक होता है, तो क्या करते हैं कि भाई जो कोई ब्लड डोनेट करेगा, ठीक है, उस ब्लड बैंक में रख देते हैं उस ब्लड को सिक्योर करके। इसी तरीके से बुक बैंक में अगर किसी ने कोई पुस्तक खरीदी, ठीक है, उसने वो पढ़ ली है, तो वहां पे डोनेट कर सकता है पुस्तकालय में, है ना। तो ये कुछ उपाय थे पुस्तकालयों को बेहतर बनाने के लिए। आगे हम जानेंगे छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि एक छात्र के जीवन में या एक छात्र के लिए पुस्तकालय का महत्व क्या है। पहला आप देखेंगे पॉइंट, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती है जिन्हें छात्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक महत्व ही तो है पुस्तकालय का कि वहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलेगी, है ना, और छात्र को नई नई पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। तो ये एक महत्व है, एक विशेषता है पुस्तकालय की। दूसरा क्या है, निर्धन छात्र द्वारा
पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेकर भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे तो उसके लिए नहीं देने होते पढ़ने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकों को। ठीक है, तो निर्धन छात्र भी पढ़ पाएंगे, उन्हें भी अपना ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान में वृद्धि करने का एक मौका मिलेगा। तो निर्धन छात्र भी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर के उनको पढ़ पाएंगे। तो ये भी इसका एक महत्व है। साथ ही पुस्तकालय से छात्रों को विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है, जिससे उनमें पढ़ने के प्रति क्या आ जाती है, रुचि जागृत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पुस्तकालय में नई नई तरह की पुस्तकें मिलेगी। ठीक है, जैसे उसको चाहिए वैसी पुस्तकें मिलेगी। अगर पुस्तकालय ना होता तो वही सेम पुस्तकें पढ़नी थी बस जो आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर पुस्तकालय है, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। आप पढ़ाई से संबंधित कोई भी पुस्तक पढ़ने चाहते हैं, कोई खेल से संबंधित, ठीक है, कोई कला से संबंधित, आप हर तरह की पुस्तकें वहाँ पाएंगे पुस्तकालय में। तो यानी विविध प्रकार की पुस्तकें वहाँ उपलब्ध होती है। तो ये सब क्या थे, पुस्तकालय के महत्व थे छात्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ करके चलना है, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसका आंसर पूरी अच्छे तरीके से लिख पाए। ठीक है, आगे हम जानेंगे प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, या प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं। उन पुस्तकों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें होती है प्राथमिक विद्यालय में, वो आपसे यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पेपर में एक प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए कौन कौन सी पुस्तकें होती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम आपको बताने वाली हूँ, इनको भी आप लोग साथ में नोट कर लीजिएगा। जैसे तो चंपक हो गई, कार्टून की पुस्तकें, लघु कथाएं। ठीक है, और कौन कौन सी पुस्तकें होती है प्राथमिक स्तर पे अगर बात करें तो बाल गीत। ठीक है, बाल गीत, और क्या होगी, इसके अलावा एक अक्षर रचना होती है। ठीक है, अक्षर रचना, लेकिन ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये तो उनको सिखाने के लिए होती है। बाल गीत मनोरंजन के लिए होती है। एक होती है सैर सपाटा। ठीक है, सैर सपाटा, और इसके साथ ही कलरव, एक ये भी पुस्तक होती है। ठीक है, कलरव। तो ये अगर आपसे नाम पूछ लिए जाए कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए कौन कौन सी पुस्तकें होती है, तो ये कुछ पुस्तकों के नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए कौन कौन सी पुस्तक होती है, चंपक, कलरव, बाल गीत, अक्षर रचना, सैर सपाटा, ये इस तरह के नाम उनके होते हैं। आगे बात करें, प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न चित्रयुक्त अक्षरमालाओं, चित्रों पर आधारित पुस्तकें रखी जाती है। कैसी पुस्तकें, जिनमें बहुत सारे भर भर के चित्र हो। ठीक है, और साथ ही उसमें अक्षरमालाएं हो, यानी अक्षर लिखने सिखाए गए हो, वे भी चित्रों के माध्यम से इसी तरह की पुस्तकें रखी जाती है। कहाँ, प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, उनको किताबों से बोरियत महसूस ना हो, तो इसीलिए चित्र लगाए जाते हैं उसमें। आगे बात करें, पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या क्या है। भाई, प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, तो पूछ ली जाती है कई बार। तो सबसे पहले विशेषता क्या है, रंगीन चित्र व आकर्षक होने चाहिए। चित्र लगे हो उसमें, और चित्र कैसे हो, रंगीन हो, आकर्षक हो, बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले चित्र हो। साथ ही उनकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, जो कि आसानी से समझ आ सके। साथ ही पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने पर बच्चों के में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी पुस्तकें हो कि बच्चों को पढ़ने पर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, यानी कहानी कविताएं भी ऐसी हो जिससे बच्चे उसको पढ़े तो उनकी रुचि भी उसमें लगे, और साथ ही उनकी जिज्ञासा भी बढ़े आगे जानने के लिए कि आगे इस कहानी में और क्या हुआ होगा। साथ ही बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बालकों का मानसिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास भी होता है। ये क्या है, पुस्तकों की विशेषताएं हैं। किसकी, पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं हैं कि वो रंगीन चित्र वाली पुस्तकें हो, सरल भाषा में हो, बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने वाली हो, बच्चों का मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास
करने वाली हो। ये क्या हो गई, पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं हो गई। आगे दोस्तों यहाँ से आपका अगला अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये वही है, ठीक है, हम भौतिक संसाधनों का प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पाठ्य पुस्तक और आपका विद्यालय भवन पुस्तकालय जान लिया है। अब और कौन कौन से भौतिक संसाधन बचते हैं, जैसे खेल का मैदान, अब हम इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर तो आपका पहले से ही 4th चल रहा है, ठीक है। तो खेल का मैदान, खेल के मैदान की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि छात्र अध्ययन के साथ खेल भी सके, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो अध्ययन करने के साथ साथ खेल भी सके, इसीलिए वहाँ खेल का मैदान जरूरी है, आवश्यकता है। किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है। अगर किसी संस्था को मान्यता दिलवाना चाहते हैं, अगर किसी ने नया स्कूल खोला है, ठीक है, उसकी मान्यता लेने के लिए जाए तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि भाई आपके विद्यालय में खेल का मैदान है या नहीं। प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है खास करके, तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है, खेल का मैदान होना विद्यालय में, क्योंकि छोटे बच्चों को हम खेल खेल में सिखाते हैं और उनको खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए वहाँ खेल का भी प्रबंध होना चाहिए। साथ ही महत्व क्या है, खेल के मैदान के महत्व कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। खेल के मैदान के महत्व क्या है, तो छात्रों के लिए समुचित व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है खेल का मैदान। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, और क्या होता है वो, उसका विकास होता है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, यानी समुचित व्यक्तित्व का उसके विकास वहाँ होता है। सहयोग की भावना उसमें आती है जब वो खेलता है, ठीक है, ग्रुप्स में खेलता है। साथ ही खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षण की सहायक प्रणाली भी के रूप में भी कार्य करता है, और खेलने से छात्रों में जिन गुणों का विकास होता है, किया जा सकता है, वह कक्षा शिक्षण से नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे कौन से गुण है भाई, सहयोग की भावना, बच्चे खेलेंगे, उनका एक ग्रुप बनेगा, टीम बनेगी, ठीक है, वहाँ एक दूसरे का वो क्या करेंगे, सहयोग करना सीखेंगे, जबकि कक्षा शिक्षण में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनका विकास केवल और केवल कहाँ, खेल के मैदान में होता है बच्चों के। तो इसीलिए ये सब क्या थे, महत्व थे। क्या क्या, एक बार फिर से देखेंगे। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व का विकास होता है, और खेल का मैदान शिक्षक एवं शिक्षण में सहायक प्रणाली का काम करता है, और कक्षा शिक्षण से जो गुण विकसित नहीं हो पाते उनका भी विकास खेल के मैदान से होता है, और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, मानसिक रूप से भी विकसित होता है बच्चा। ऐसे जो आपके मन में कुछ पॉइंट्स आए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक यहाँ शुरू होता है हमारा, यानी अगला जो हमारा भौतिक संसाधन है विद्यालय का, वो क्या होगा, फर्नीचर। भाई फर्नीचर को कैसे हम छोड़ दें, फर्नीचर भी तो भौतिक संसाधन में आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि विद्यालय में, एक आदर्श विद्यालय में या एक आदर्श कक्षा में फर्नीचर कैसा हो, ठीक है, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है एक कक्षा शिक्षण में सहायता करने के रूप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें, कुर्सी और डेस्क होनी चाहिए, ठीक है। फर्नीचर में क्या क्या आएगा, श्यामपट्ट होना चाहिए कक्षा में, शिक्षक की मेज और कुर्सी भी हो, ठीक है, अलमारियां हो, कुछ बुलेटिन बोर्ड लगे हो। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा विद्यालय में एक बोर्ड के जैसा आप कह सकते हैं कि बोर्ड लगाया जाता है, उसमें रोज आप कह सकते हैं आज का थॉट या आज का क्या कहते हैं कि आज का विचार कुछ इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं उस पर, या फिर कोई फोटोज लगी हुई होती है उस पर, ठीक है, या किसी बच्चे ने कुछ अच्छा बनाया है उसका यहाँ पर फोटो लगा दिया जाता है, वही बुलेटिन बोर्ड होता है, ठीक है। और साथ ही स्टैंड होना चाहिए, कूड़ेदान होना चाहिए, ये सभी किस में आएंगे, विद्यालय फर्नीचर में आएंगे। तो विद्यालय फर्नीचर में क्या क्या होना चाहिए भाई, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था हो, शिक्षक के बैठने के लिए व्यवस्था हो, साथ ही श्यामपट्ट हो, ठीक है, अलमारियां हो, बुलेटिन बोर्ड हो, स्टैंड हो, कूड़ादान हो, ये सब विद्यालय फर्नीचर में होने चाहिए। अब यहाँ पर कैसे इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन किया गया है वो देखिए।
फर्नीचर बनाते समय या फर्नीचर स्कूल में अरेंज करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है अध्यापक को। ठीक है, जब एक अध्यापक विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था करता है तो कौन कौन सी बातें उसके दिमाग में उस समय होनी चाहिए कि कैसा फर्नीचर हो कक्षा में। ठीक है, आपका 2 बार यहाँ से प्रश्न बना है, 2016 में भी और 2017 में भी, तो दोनों इसी टॉपिक से बने हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो, पहला क्या है दोस्तों, फर्नीचर का निर्माण कराते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, उसकी अनुमानित आयु क्या होगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है आपको लगवानी है कक्षा में फर्नीचर, तो आपने ये नहीं देखा कि भाई इस पे तो प्राथमिक स्तर के बच्चे बैठने वाले हैं, आपने खूब लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बेंच लगवा दी वहां पर। ठीक है, तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। एक अध्यापक को या जो भी प्रबंधक है या प्रधान अध्यापक है जो भी फर्नीचर की व्यवस्था करा रहा है वहां पर, तो उसे सबसे पहले कक्षा के छात्रों की अनुमानित आयु पता होनी चाहिए जिस कक्षा के लिए वो फर्नीचर की व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा दोस्तों, छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। यानी अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, उसको आगे बिठाया जाए। ठीक है, उसको आगे बिठाया जाए। अगर कोई शारीरिक रूप से अपंग है, ठीक है, शारीरिक रूप से उसे कोई भी परेशानी है, तो उसके बैठने के लिए अलग व्यवस्था हो। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील करे वहां बैठकर, उसके लिए ऐसी ही फर्नीचर उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बताया गया है विशेष व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जानी चाहिए फर्नीचर की। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो उनके लिए उसी तरह से फर्नीचर की व्यवस्था की जाए जिस पर वो आराम से बैठ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था कैसी हो, पंक्तिबद्ध रूप में हो, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वाले छात्रों के लिए बाधा न बन जाए। ठीक है, तो इसी तरह से कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था हो, या तो आगे वाली बेंच छोटी हो, उसके बाद बड़ी बड़ी इस तरीके से, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित हो, और या फिर ऐसा हो कि उनको एक कतार में पंक्तिबद्ध रूप में लगाया जाए सभी फर्नीचर को, ताकि आगे बैठने वाले पीछे बैठने वालों के लिए बाधा ना बने। ठीक है, और फर्नीचर की व्यवस्था करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, तो डेस्क की ऊंचाई इतनी हो जिससे लिखते समय छात्रों को उचकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डेस्क जिस पर आगे रख कर के कॉपी लिखते हैं बच्चे, तो उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी नाभि तक आनी चाहिए उसकी ऊंचाई। ठीक है, ताकि बच्चों को लिखते समय ज्यादा ऊपर ऐसे उचक के ना लिखना पड़े, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच होनी चाहिए। कितनी? लगभग 18 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना है और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो फटाफट इसको एक बार फिर से देखेंगे। क्या है, फर्नीचर बनाते समय या फर्नीचर की व्यवस्था करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जिनमें पहली है कि फर्नीचर का निर्माण करते समय छात्रों की अनुमानित आयु पता होनी चाहिए, और शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार व्यवस्था हो, विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। साथ ही फर्नीचर कैसे लगाया जाए, पंक्तिबद्ध रूप में लगाया जाए, और बच्चों की डेस्क की ऊंचाई ज्यादा ना हो, उनको उचकने की जरूरत ना पड़े। डेस्क की चौड़ाई भी लगभग 18 इंच होनी चाहिए। अभी दोस्तों हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि विद्यालय के जो भौतिक संसाधन हैं उनमें फर्नीचर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और एक अच्छा फर्नीचर कैसा किसे बोला जाता है, यानी जिस फर्नीचर को इन सभी बातों को ध्यान में रख करके क्लासरूम में लगाया जाए वो कैसा फर्नीचर कहलाएगा, एक अच्छा फर्नीचर कहलाएगा। अब यहाँ से दोस्तों और कौन कौन से भौतिक उपकरण बच जाते हैं हमारे विद्यालय के, तो उनमें आते हैं दोस्तों जैसे कुछ शैक्षिक उपकरण हो जाते हैं, ये सभी इनके बारे में जानेंगे, इनका क्या महत्व है एक विद्यालय में। ठीक है, शैक्षिक उपकरण का प्रबंधन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो शैक्षिक उपकरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या इसके अंदर आता है। तो शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करता है, शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है।
जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। यानी दोस्तों, जब शिक्षक कक्षा में क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है, बच्चों को शिक्षित करता है, तो अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय वो बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिनमें कुछ शैक्षिक उपकरण आते हैं। इसको हम अंग्रेजी में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं। तो किस किस चीज़ का प्रयोग करेगा, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करेगा, तो बताइए उनमें क्या क्या आएगा। श्यामपट्ट आ जाएगा, चौक, डस्टर, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, ठीक है, कुछ आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री। तो इन सभी की हेल्प से वो क्या करेगा, बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना मैटर कक्षा में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शैक्षिक उपकरण। कई बार आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो श्यामपट्ट, चौक, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री। इसके अलावा भी आपको कोई और इस तरह से मिलता है तो बिल्कुल आप इसमें लिख पाएंगे, ठीक है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है दोस्तों विद्यालय स्वच्छता। विद्यालय स्वच्छता एक बहुत बड़ा योगदान अपना देता है किसी भी विद्यालय की आप कह सकते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगर वहाँ का वातावरण ही स्वच्छ नहीं है तो फिर बाकी सब जो उद्देश्य है वो रखे के रखे रह जाते हैं। अगर वहाँ स्वच्छता नहीं है, बच्चे बीमार पड़ेंगे, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ही कैसे पूरा हो जाएगा। तो सब आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए विद्यालय स्वच्छता के बारे में, स्कूल सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो बातें यहाँ लिखी गई है। तो सबसे पहले विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, यानी उन पर गंदगी ना फैलाए, दीवारों पर उल्टी सीधी चीजें कुछ ना लिखे, गंदा ना करे उन्हें, ठीक है। तो वही है, दीवारों को साफ रखना। दूसरा, छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए कि बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पे, तो शिक्षक का भी रोल होता है कि भाई उनकी साफ सफाई का वो भी ध्यान रखे, उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का, नेल्स काटे हैं या नहीं, बच्चा नहा कर आया है नहीं, बाल ज़्यादा बड़े तो नहीं है, ठीक है, नाखून गंदे तो नहीं है, जो ड्रेस पहनी है, कपड़े पहने हैं वो धुले हैं नहीं धुले हैं, ठीक है। इन सब बातों के लिए भी एक शिक्षक को क्या करना होता है, उनका निरीक्षण करना होता है समय समय पर। साथ ही विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यालय से जुड़े जितने भी आप कह सकते हैं मानवीय संसाधन है, चाहे उसमें स्टाफ आए, ठीक है, टीचर्स आए, प्रधान अध्यापक हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सफाई कर्मी हो, ठीक है, हर किसी को स्वच्छता के विषय में जागरूक करना चाहिए। साथ ही अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी मिलती रहे। या उस कार्यक्रम में हम बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, स्वच्छता के ऊपर कोई मॉडल बनवा सकते हैं, ठीक है, कोई नाटक करवा सकते हैं, जिससे सभी बच्चों को भी स्वच्छता के बारे में जागरूकता मिले, वो समझे इन चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए हम इन कुछ कदमों को उठा सकते हैं, जिससे क्या होगा, विद्यालय में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर विद्यालय स्वच्छता के ऊपर कोई प्रश्न बनता है, आप बहुत अच्छे से अपने शब्दों में उसको आई होप अब लिख पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं विद्यालय की स्वच्छता में कौन कौन से आप कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कौन कौन से इसमें आप कह सकते हैं चरण आते हैं कि भाई शौचालय की स्वच्छता हो, सबसे बड़ी बात, शौचालय की उपलब्धता भी हो कि भाई बालकों के अलग, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो, दोनों के लिए एक ना हो, ठीक है, अध्यापकों के लिए अलग हो शौचालय। इस तरीके से सबसे पहले तो यही है कि पर्याप्त मात्रा में शौचालय आवश्यक है प्राथमिक स्कूलों में भी, क्योंकि आपने देखा होगा प्राथमिक स्कूलों में ज़्यादातर शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती, ना ही पेयजल की यानी पीने के पानी की भी व्यवस्था सही नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। शैक्षिक उद्देश्य तो बाद में निर्धारित किए जाते हैं जब ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है, ठीक है। तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय का होना आवश्यक है।
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि बालक में सह शिक्षा है तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय कैसा हो, अलग अलग होना चाहिए। सह शिक्षा मतलब कि आपका स्कूल कोएड है, यानी इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। साथ ही शौचालयों में सफाई कर्मी के लिए सफाई कर्मी भी वहाँ नियुक्त किए जाने चाहिए। समय समय पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया शौचालय से संबंधित। अब पेयजल की व्यवस्था, भाई पीने के लिए पानी भी तो चाहिए, ये भी तो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है इसके अंदर। तो पेयजल की व्यवस्था यानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो जहाँ अधिक स्वच्छता हो। कैसे कि भाई शौचालय के आसपास बिल्कुल ना हो पीने का पानी, ठीक है, उसको अलग स्थान पे रखा जाए पीने के पानी को, ताकि वो स्वच्छता एक हाइजीन मेंटेन रहे वहाँ पर, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो ऐसे स्थान पर हो जहाँ स्वच्छ हो वो एरिया और आसपास गंदगी ना हो, ठीक है। और अशुद्ध पानी के सेवन से क्या होता है, छात्र बीमार पड़ जाते हैं, अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे अशुद्ध पानी से हैजा, पेचिस इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसीलिए पीने की पानी बहुत ही अधिक आवश्यक है। पीने का पानी स्वच्छ हो ये बहुत ही आवश्यक है। इसका ध्यान रखना चाहिए एक प्रबंधक को, एक अध्यापक को अपने विद्यालय में। इसके लिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि गंदे हाथों से नल को ना छुए, ठीक है, टंकी को ना छुए, जहाँ पीने का पानी रखा है गंदे हाथों से उसे ना छुए, पहले हाथ धोए साबुन से अच्छी तरह, ठीक है। फिर इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका अगला अध्याय शुरू होता है 5, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंधन। अभी हमने क्या सीखा, भौतिक प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, ठीक है। उससे पहले हमने क्या सीखा था, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना। अब हम सीखेंगे वित्तीय संसाधन के, भाई पैसा कहाँ कहाँ से अध्यापक को आपके विद्यालय को मिलता है, उनका कैसे प्रबंधन करना है, ठीक है। विद्यालय के संचालन के लिए सबसे जरूरी है भाई वित्त होना, उसके पास पैसा होना, तभी तो मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी होगी। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा तो क्या स्कूल अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक अध्यापक को, एक प्रधान अध्यापक को सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। चाहे वो बच्चों के लिए वित्तीय प्रबंधन होगा सही से तो बच्चों को समय पर मिड डे मील सारी सुविधाएं मिलेगी, उनको यूनिफॉर्म, पुस्तकें, ठीक है, साफ सफाई कर्मचारियों को भी पे करना होता है, टीचर्स को भी पे करना होता है। तो ये सभी चीज़ें एक प्रबंधक को वित्तीय प्रबंधन करके भी चलना चाहिए। प्रबंधन का मतलब तो आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कम संसाधनों को भी बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, उपयोग करना, ठीक है, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और आगे देखते हैं वित्तीय प्रबंधन के बारे में, यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे क्या है वित्तीय प्रबंधन। तो दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन किसी भी संस्था के संचालन के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है वित्त का, यानी पैसे का। किसी संस्था या संगठन की सफलता और असफलता का आकलन उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर से किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी विद्यालय की, संस्था की सफलता और असफलता का आकलन कैसे करेंगे, इसके विद्यालय प्रबंधन को देख करके कि भाई कहाँ किस तरीके से इसने अपना प्रबंधन करके रखा हुआ है, कहाँ कितना खर्च करना है, ठीक है, ये इसने प्लानिंग कर रखी है नहीं कर रखी है, तो सब उससे आकलन किया जा सकता है। आगे बात करेंगे विद्यालय में वित्त प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों किया जाता है वित्त प्रबंधन, आवश्यकता क्या है उसकी। तो उद्देश्य कह दे, आवश्यकता कह दे, ठीक है। आवश्यकता आपसे पूछ ले तो किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। जैसे दोस्तों, पहला उद्देश्य क्या है कि वित्त प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त करने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। कि भाई सबसे पहले जब वित्त प्रबंधन करेंगे तो क्या जानेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे सोर्स है, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जहाँ से विद्यालय को वित्त प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा हमारे पास ये सोर्सेज है, ठीक है, जहाँ से हमें फंड मिल रहा है। फिर हम देखेंगे कि भाई कहाँ से कितना मिल रहा है और हमें उसे कैसे खर्च करना है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, एक समायोजन बना करके रखेंगे। साथ ही तीसरा उद्देश्य है विद्यालय प्रबंधन में
वित्त के महत्व को जानेंगे। ठीक है, वित्त का कितना महत्व होता है, धन का कितना महत्व होता है, फंड का कितना महत्व होता है, वो भी जानेंगे। साथ ही शिक्षा की आय के दो प्रमुख आधार होते हैं दोस्तों। जो शिक्षा के लिए आय होती है, या आप कह लीजिए विद्यालय को जो आय प्राप्त होती है या वित्त उसको मिलता है, उसके दो सोर्स होते हैं, दो साधन होते हैं। पहला तो होता है अनुदान। ठीक है, अनुदान किसे कहते हैं? जैसे सरकारी स्कूल है तो सरकार के द्वारा वहाँ कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, स्कूल चलाने के लिए, मिड डे मील के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सरकार के द्वारा दिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों? स्व अर्जित धन, यानी अपने आप अर्जित किया जाने वाला धन, वो क्या कहलाएगा? स्व अर्जित धन कहलाएगा। इसमें यानी सरकार के अलावा जहाँ से भी एक विद्यालय में धन की प्राप्ति होगी, ठीक है, चाहे वो कोई डोनेट कर दे विद्यालय में या कैसे भी अगर प्राप्ति हो रही है धन की, तो वो स्व अर्जित धन कहलाएगा, अगर वो सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं है तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? शिक्षा की आय के दो प्रमुख आधार या साधन कौन कौन से हैं? अनुदान और स्व अर्जित धन। अनुदान सरकार से प्राप्त होने वाला धन, और स्व अर्जित धन जन साधारण शिक्षा के लिए सहायता करते हैं। जो लोग जनसाधारण यानी पब्लिक जो शिक्षा के में सहायता के लिए अपने आप दान देती है, उसको स्व अर्जित धन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ कहाँ से शिक्षा में अनुदान की प्राप्ति कैसे होगी। अनुदान क्या है? जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब सरकार कौन सी सरकार देगी भाई? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, तो तीनों से धन प्राप्त होता है एक विद्यालय को, केंद्र सरकार के द्वारा भी या केंद्र शासन के द्वारा भी, राज्य स्तर से भी और स्थानीय स्तर से भी एक विद्यालय को क्या होती है? अनुदान प्राप्त होता है या शासकीय सहायता अनुदान प्राप्त होती है। इसको शासकीय सहायता अनुदान भी कहते हैं। ठीक है, जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है, उसको हम शासकीय सहायता अनुदान भी कहते हैं। ठीक है, 3 स्तर पर दिया जाता है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। ठीक है, बिल्कुल। और जो इसके अलावा जो स्व अर्जित धन होता है, उसको अशासकीय निजी अनुदान भी कह सकते हैं। वो या तो व्यक्तिगत हो सकता है, कोई व्यक्ति डोनेट कर दे या कोई अलग से संस्था डोनेट कर दे। ठीक है, वो निजी अनुदान में आ जाएगा, स्व अर्जित धन में आ जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों हम विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ से बन जाता है आपका प्रश्न, तो एक बार देख लेंगे इसको जल्दी से। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान, आप कह सकते हैं कि मुख्य अनुदान होता है। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालय को कितना दिया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत? 5,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय को 5,000 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रति वर्ष 7,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अनुदान के रूप में। अब अनुदान का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे विद्यालय में? अनुदान का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ इसको माना जाएगा। ठीक है, विद्यालय में जो अनुदान प्राप्त होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो चलिए देखिए दोस्तों। सबसे पहले विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत के लिए विद्यालय अनुदान का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जितना फंड मिलेगा स्कूल के प्रधान अध्यापक से कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अपने आप को एक प्रधान अध्यापक समझ लीजिए और फिर सोच के चलिए कि कौन कौन सी ज़रूरतें आपके सामने आएंगी जहाँ आपको पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला भाई विद्यालय में उपकरणों के लिए, उनकी मरम्मत करवाने के लिए। दूसरा, बैठने के लिए फर्नीचर लेने के लिए, दरी चटाई आदि खरीदने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप लगाएंगे उस अनुदान को। तीसरा, पुस्तकालय हेतु किताब खरीदने के लिए, रोज रोज समाचार पत्र के लिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और इन सभी के लिए आपको नक्शे, दीवार पर घड़ी खरीदने के लिए, इन सभी के लिए आपको अनुदान की ज़रूरत पड़ती है। आगे, विद्यालय की साफ सफाई हेतु भी, आवश्यक सामग्री मंगाने के लिए और विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए, उसको सजाने के लिए, साजो सज्जा के लिए भी अनुदान का क्या करते हैं, अनुदान को
उपयोग करते हैं, इनमें लगाते हैं। अनुदान से मतलब सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको अनुदान कहते हैं। कितनी दी जाती है? प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7,000। ठीक है, अब उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई आपके दिमाग में ऐसा कार्य आता है जहां हम खर्च कर सकते हैं उन पैसों को, तो बिल्कुल आप उसमें वो भी लिख पाएंगे। जरूरी नहीं है आप इन्हीं 5 पॉइंट को लिखें। ठीक है, आप बिल्कुल खुले दिमाग से बैठेंगे परीक्षा हॉल में और जितना भी आपके दिमाग में चीजें आती जाएंगी उनको आप लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस ये चीज आपको अभी से सीख के चलनी है कि पहले नंबर, पहली जरूरी बात ध्यान में रखनी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरी जरूरी बात कि प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी जरूरी बात, रेड और ग्रीन स्केच या पेन का यूज नहीं करना है। चौथी जरूरी बात कि हेडिंग्स बना करके लिखना है, आपको ऐसे की तरह नहीं भरना है कि अगर आपसे कार्य को पूछ लिया गया आपने ऐसे बना करके लिख दिया तो भाई अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स बनाइए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। मैंने खुद आपको नोट्स बनाने में इसी चीज़ का ध्यान रखा है कि आप लोग सीख जाए धीरे धीरे। ठीक है, आप इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में जब नोट्स बना रहे हैं इस क्लास से, तो आप इसको देखें और सीखें इन चीज़ों को। मैंने भले यहाँ रेड स्केच का यूज कर रखा हो लेकिन आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपके लिए जानना जरूरी है उसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम जानेंगे दोस्तों अनुदान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने जान ही लिया था कि भाई केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, वह हो जाता है। फिर ये तो स्रोत के आधार पर हो गया अनुदान कि भाई कहाँ कहाँ से मिलेगा। फिर एक होता है समय के आधार पर कि भाई कब कब मिलता है अनुदान, समय के आधार पर इसके प्रकार देखेंगे। और फिर स्वरूप, किस किस स्वरूप में मिल सकता है अनुदान, वो भी देखेंगे। ठीक है, स्रोत तो हमने पढ़ लिया, अभी कहाँ कहाँ से मिलेगा अब देखना है समय के आधार पर। पहला होता है समय के आधार पर आवर्ती अनुदान। ठीक है, आवर्ती अनुदान जिनको बार बार कुछ समय के अंतराल पर दिया जाए, जैसे पोषक अनुदान। ठीक है, बच्चों के पोषण के लिए जो मिड डे मील वगैरह इस तरह से दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, छात्रावास के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो कैसा होगा? आवर्ती अनुदान। आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेशन, या आप कह लीजिए कि वो कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से सरकार देती है। और कुछ अनुदान कैसे होते हैं? अनावर्ती अनुदान। क्या ऐसा भी कोई है? हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ा ही ना कि हर महीने या हर साल आपको भवन निर्माण के लिए अनुदान देगी सरकार, पागल थोड़ा ही ना है कितने पैसे देगी। तो भवन अनुदान एक बार दिया जाता है, या आप कह लीजिए कि भाई ये बार बार नहीं मिलता है। अनावर्ती मतलब इसकी आवर्ती नहीं होती है, बार बार नहीं मिलता है। उपकरणों के लिए आप हर तीसरे महीने तो ब्लैक बोर्ड नहीं बनवाने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और कोई विशेष कार्य के लिए अनुदान, ये अनावर्ती होता है। तो समय के आधार पर हमने देख लिया अनुदान के कितने प्रकार है, स्रोत के आधार पर हमने पहले ही देख लिए हैं। अब हम देखेंगे स्वरूप के आधार पर, यानी किस किस फॉर्म में मिल सकता है वो अनुदान। अनुदान मतलब सरकार से जो सहायता मिलती है वो किस आधार पर मिलेगी, किस स्वरूप में मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, क्या कुछ पैसे देंगे वो या भूमि दे सकते हैं अनुदान के रूप में, तो वही देखेंगे आप। पहला है आर्थिक अनुदान। ठीक है, यानी उसमें पैसे की तरह से मदद दे सकते हैं, पैसे दे करके, या भूमि अनुदान, कुछ भूमि दे देंगे दान के लिए कि भाई आप इस पर विद्यालय बना लो। ठीक है, यहाँ विद्यालय बना लीजिए। और सामान्य अनुदान और कुछ विशिष्ट अनुदान भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान, किसी को स्कॉलरशिप हो गई। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है ये स्वरूप के आधार पर इसके प्रकार थे। तो अगर पूछा जाए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हम एक टेबल की हेल्प से जान चुके हैं। आगे जानेंगे, 2016 में आपसे एक प्रश्न पूछा था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक होता है। तो दोस्तों, उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का आधार होती है, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? शिक्षक की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है कि भाई वित्तीय प्रबंधन का क्या रोल है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो भाई सहायक के रूप में काम करेगी। अगर वित्तीय प्रबंधन सही ढंग से हो रहा है तो फिर बाकी सब चीजें अपने आप मैनेज होकर के चलेगी। ठीक है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था होगी, शिक्षा का विकास होगा उस विद्यालय में। अच्छी शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन का होना अनिवार्य है। तो यानी हाँ, वही रिलेट की गई है बात कि भाई वित्तीय प्रबंधन अच्छा है तो शिक्षा पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे हम जानेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बना है आपका इस टॉपिक से,
बीटीसी 2017 में कैसे पूछा गया है कि शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अभी तो हमने क्या देखा था कि भाई धनराशि जो मिलेगी, अनुदान जो मिलेगा, उसे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि खर्च करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो देख लो, इतना सोच समझ के चलना पड़ता है। एक अध्यापक के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, क्रय एवं भुगतान के नियमों का पालन हो। कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि भाई क्रय एवं भुगतान, जो आपने सामान खरीदा है उसको ऐसा ना हो कि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक क्या कर रहे हैं कि भाई आप उसको उधार लिए जा रहे हैं कि भाई सरकार से अनुदान मिलेगा तो तब आपका पे कर देंगे, उधार ही लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रय और एवं भुगतान के नियमों का पालन हो, सही समय पर भुगतान किया जाए। दूसरा, क्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर ले कि भाई जो सामान आप खरीद रहे हैं, कोई उपकरण खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, वो ऐसा ना हो कि बच्चे उसको देखने में तोड़ ही दे, ठीक है। तो यानी इसकी गुणवत्ता का भी आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। ऐसा ना हो हर हफ्ते आप उस चीज को लेकर के आ रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो गुणवत्ता के स्तर की भी आपको जांच करनी है। तीसरा, क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें कि भाई जितना धन सरकार के द्वारा दिया गया है वो कितनी अवधि तक हमें चलाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बजट के अंदर रह करके वस्तुओं को खरीदना है, क्रय करना है। तो किसी भी बातों को खरीदते समय इन बातों को ध्यान रखना है। उस अनुदान का उपयोग करते समय ये कुछ बातें थी जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे हम जानेंगे दोस्तों, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। अभिलेख का मतलब होता है जिनमें आप पूरा लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है, पूरा लेखा जोखा रजिस्टर बना के रखते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। तो वित्तीय अभिलेख से संबंधित कौन कौन से रजिस्टर है, कौन कौन से अभिलेख है वित्त से संबंधित, उनको देखेंगे। पहला क्या है दोस्तों, शुल्क एकीकरण रजिस्टर, शुल्क एकीकरण रजिस्टर। दूसरा है वेतन भुगतान रजिस्टर। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ से अनुदान मिल रहा है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है धन, उसके लिए रजिस्टर। दूसरा, कहाँ कहाँ आप भुगतान कर रहे हैं, वेतन कितना दे रहे हैं, किसके लिए, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि सफाई करने के लिए, ठीक है, और बाकी वहाँ खाना बनाने के लिए जो महिलाएं होती है उनके लिए आपको कितना भुगतान करना है, उसके लिए भी रजिस्टर बनाते हैं। दूसरा, एक रख रखाव के लिए रजिस्टर बनाते हैं कि भाई कितना कहाँ खर्च कर रहे हैं रख रखाव में, उसके लिए एक कैश बुक बनाते हैं। मिड डे मील रजिस्टर अलग बनाते हैं। तो ये कुछ अभिलेख कहे जाते हैं, इन रजिस्टर को अभिलेख कहते हैं, जिनमें पूरा लेखा जोखा होता है कि हम कितना कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी होती है। तो ये सभी क्या है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं हमने जान लिए। शुल्क एकीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। अब दोस्तों यहाँ एक और प्रश्न बना आपके 2017 में इस टॉपिक से, वित्तीय प्रबंधन से। क्या प्रश्न बना, इन्होंने पूछा कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित क्या करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन क्या निर्धारित करता है, तो प्रबंधन की सफलता को, कि भाई उचित तरीके से आपने वित्त प्रबंधन किया तो सिंपल सी बात है कि वो प्रबंधन कैसा माना जाएगा, सफल माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने उचित तरीके से वित्त प्रबंधन कर लिया है, कितना कहाँ खर्च करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन आपने कर लिया, तो इसकी बात तो सीधी सीधी है कि आपने जो प्रबंधन किया था वो सफल हुआ, यानी प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें एक और चीज जानने को मिलेगी, लर्निंग कॉर्नर क्या होता है। ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ से आपका 2 बार प्रश्न बना गया है, 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है। लर्निंग कॉर्नर, तो जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, कॉर्नर मतलब कोना और लर्निंग मतलब जहाँ कुछ सीखे, है ना, जहाँ सीखे, और कॉर्नर यानी कोना, वह कोना जहाँ सीखने को मिले। तो ऐसा कौन सा कोना है, चलिए देखते हैं। लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का समूह होता है या संग्रह होता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम से संबंधित सारी सामग्री एक कॉर्नर में रखी जाती है, ठीक है, संभाल करके। उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कॉर्नर कहते हैं।
लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देखकर, पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, लर्निंग कॉर्नर में बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी, जिसे मान करके चलिए कि ग्लोब रखा है आपने, उसमें कुछ पुस्तकें रखी है, कोई मॉडल रखा है जिससे बच्चे देखे, उसे सीखे, है ना। बच्चों की रुचि हो उसमें, उसको हाथ लगा करके देख सके, अच्छा ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, छोटे बच्चों के अंदर जागरूकता आती है ऐसी चीज़ों को देख करके, और उन्हें देख करके वो पढ़ करके कोई कुछ ना कुछ अर्जित करे, ज्ञान अर्जित करे। ऐसे कोने को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। उसमें क्या रखा जाता है उसमें बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री को संग्रह करके रखा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न क्या बना लर्निंग कॉर्नर से, कि लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चों में गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, या कौन कौन से गुणों का विकास किया जा सकता है लर्निंग कॉर्नर के द्वारा। अब लर्निंग कॉर्नर में क्या रखा है, बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री रखी है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां जाकर उन चीजों को स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यानी वो उन्हें देख करके क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। उनके अंदर कौन सा गुण आएगा, अवलोकन करने का, ऑब्जर्व करने का गुण आएगा। तो लर्निंग कॉर्नर बच्चों में अवलोकन के गुण का विकास करता है। दूसरा क्या है, निरीक्षण करने का गुण। ठीक है, निरीक्षण करना, अच्छा ये कैसे हुआ, ये ऐसे भी हो जाता है, तो पूरा अच्छे से वो निरीक्षण करेंगे, उसमें जो भी सामान रखा हुआ है छोटे बच्चे, तो निरीक्षण का गुण विकसित होगा, और बाद में निष्कर्ष निकालेंगे वे। ठीक है, निष्कर्ष निकालने का गुण विकसित होगा कि भाई कोई उसने कोई मॉडल रखा है, उसको बहुत अच्छे से बच्चे निहार रहे हैं, घंटे भर से उसको देख रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने समझा कि इसमें क्या दर्शाया गया है, फिर उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला। तो ये कुछ गुण हैं जो बच्चों के अंदर विकसित होते हैं लर्निंग कॉर्नर के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम जानेंगे दोस्तों अध्यापक डायरी क्या होती है। अध्यापक डायरी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि अध्यापक डायरी को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, अध्यापक दैनंदिनी। ठीक है, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है। इसका मतलब होता है कि शिक्षक डायरी, ठीक है, जो प्रतिदिन की डायरी बनाता है शिक्षक, जो आपको भी बनाने के लिए दी जाती है जब आप अपनी टीचिंग के लिए जाते हैं, अपनी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तब आपको बनानी होती है ना, आपका लेसन प्लान बोलते हैं जिसको। तो अध्यापक भी इसी तरीके से अपनी दैनंदिनी बनाते हैं, अपनी डायरी बनाते हैं, जिसमें क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी कक्षाओं को पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, वो सारा विवरण होता है। बच्चे कितने बच्चे हैं उसकी कक्षा में, जिस कक्षा में वो अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, वो सारी बातें वो उसमें नोट करके रखता है। तो चलिए देखिए अध्यापक डायरी, अध्यापक दैनंदिनी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों शिक्षक डायरी से आज से उस अभिलेख से है जिसमें एक शिक्षक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, वर्ष भर की जितनी भी गतिविधियां होती है उन सब का लेखा जोखा उसमें रखता है। अब कौन कौन सी वो गतिविधियां हैं जो वर्ष भर होगी और जिनका लेखा जोखा वो अपनी डायरी में लिखेगा, वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं। जैसे पहले नंबर पर वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण, पूरे वर्ष में उसने किन किन कक्षाओं में क्या पढ़ाया उसका सारा विवरण होगा इस डायरी में। दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर ये विवरण रखा जाता है। ठीक है, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर ये विवरण रखा जाता है। साथ ही इस डायरी में छात्रों का नाम और उनका पता, पूरा विवरण होता है छात्रों का भी, और शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है कि किस कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते समय, कौन सा विषय पढ़ाते समय अध्यापक ने कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि का उल्लेख या कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया है उसका उल्लेख भी इस दैनंदिनी में, अध्यापक दैनंदिनी में या अध्यापक डायरी में उसको करना होता है। साथ ही उसमें अध्यापक क्या करेगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसकी कक्षा के, उनकी सूची बनाकर रखता है। कौन कौन से बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है उनकी सूची बनाएगा,
और जो कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी भी सूची बना करके रखेगा। ठीक है, दोनों तरह का डाटा उसके पास होगा, प्रतिभाशाली बच्चों का भी, समस्यात्मक बालकों का भी। तो ये हमने जाना अध्यापक दैनादिनी या अध्यापक डायरी के बारे में। अब इसके संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको बिल्कुल अब नहीं छोड़ेंगे। समझ आई आप सभी को? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अध्याय शुरू होता है यहाँ से आपका अध्याय 6 शैक्षिक प्रबंधन। किसी ने पूछा भी था शैक्षिक प्रबंधन के बारे में कि इसके बारे में बताइए मैम। तो बिल्कुल, ये तो आपका चैप्टर का, आपके सब्जेक्ट का भी नाम है शैक्षिक प्रबंधन, तो इसके बारे में तो सबसे ज़रूरी हो जाता है जानना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो को पॉज करके रेस्ट ले और फिर से कंटिन्यू करें उसी उत्साह के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन। तो दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन सबसे पहले इसमें जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके इस पूरे का मतलब जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले कक्षा कक्ष प्रबंधन। दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन का सामान्य अर्थ होता है कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरणों एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना। ठीक है, उपकरणों की, या उपकरण भी तो भौतिक संसाधन में आएंगे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं उपकरणों की व्यवस्था करना या भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना ही क्या कहलाएगा? कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाएगा। अब दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य होता है। कक्षा कक्ष को प्रबंधित क्यों किया जाता है? क्यों उसका प्रबंधन किया जाता है? क्यों क्लासरूम मैनेजमेंट किया जाता है? भाई, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया कैसी हो सके? प्रभावशाली हो सके, प्रभावी प्रक्रिया हो सके, या बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके, इसीलिए तो किया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन। अब आप ये मान के चलिए, देखिए मैं बताऊंगी क्यों ज़रूरत है, क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। आप मान करके चलिए क्लास में अध्यापक एंटर हुआ, जहाँ शिक्षक की टेबल और चेयर है वहाँ बच्चों की चेयर रखी हुई है, शिक्षक की कहीं कक्षा के बीच में रखी है, उसके इधर भी बच्चों की टेबल, वो भी एक क्रमबद्ध रूप से नहीं है, उल्टी सीधी, किसी का मुंह पीछे की तरफ, किसी का मुंह आगे की तरफ। ठीक है, बोर्ड सही से नहीं है कक्षा में, आधा फटा हुआ टूटा हुआ बोर्ड है जिस पर कि बच्चों को दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्शन होता है। कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं है, ये मान करके चलिए। और क्या हो सकता है? कक्षा में गंदगी मची पड़ी है पूरी, दीवारों पे निशान गंदे, ठीक है, काले काले निशान पड़े हैं दीवार पर। अब आप गए उस कक्षा में पढ़ाने के लिए, बच्चे अपना खेल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, आप पढ़ा पाएंगे? बताइए, आप पढ़ा पाएंगे उस कक्षा में प्रभावशाली ढंग से? और आप पढ़ा भी पाए तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। और पहली बात, आप पढ़ा भी नहीं पाएंगे अगर वहाँ सही व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ है, तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे, फिर तो फॉर्मेलिटी रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रभावी शिक्षण के लिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समझ में आई होगी आपको, ये बात रिलेट करी होगी आपने। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और देखेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन एक व्यापक संप्रत्यय है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत कक्षा से संबंधित समस्त भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन सम्मिलित होते हैं। अभी तो मैंने बात की भौतिक संसाधन कौन कौन से है इसमें, भवन हो गया यानी क्लासरूम हो गई, कुर्सी मेज ब्लैक बोर्ड, ये सभी कैसे भौतिक संसाधन, और मानवीय संसाधन बच्चे शिक्षार्थी शिक्षक, ठीक है, ये कैसे संसाधन है, मानवीय संसाधन है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में इन्हीं सबको व्यवस्थित किया जाता है, इन्हीं सबको प्रबंधित या इन्हीं सबका प्रबंधन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप समझ गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार फिर से इसके उद्देश्य जानेंगे। हालांकि हम बात कर चुके हैं कि क्यों इसका प्रयोग किया जाता है या क्या उद्देश्य है इसका, तो एक बार फिर इस पर बात करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहला क्या है उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, उपलब्ध भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही लाभान्वित हो सके। भाई, शिक्षक का भी उद्देश्य हो बच्चों को पढ़ाने का और शिक्षार्थियों का भी उद्देश्य पूरा हो, अध्यापक द्वारा दी गई सामग्री को ग्रहण करने का। दूसरा, कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। तो ये भी उद्देश्य है ना।
कि कक्षा कक्ष में जितनी भी सुविधाएं दी गई है उनका अच्छे ढंग से प्रयोग हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि आए, बच्चों को रुचिपूर्ण बना सके इस प्रक्रिया को। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाना जिससे बच्चों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। ठीक है, बिल्कुल, ये शुरुआत में ही हमने बात कर ली थी कि भाई क्या उद्देश्य है, प्रभावशाली बनाना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ताकि छात्रों का अधिगम स्तर भी उच्च हो सके। आगे हम बात करेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कैसे हम कक्षा कक्ष का प्रबंधन करेंगे वो हमें यहाँ जानना है। कि भाई सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, बैठक व्यवस्था हो। कैसी हो बैठक व्यवस्था, कैसी होनी चाहिए कि लचीलापन हो बैठक व्यवस्था में, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहने चाहिए बैठक व्यवस्था में। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, यानी हमने जो उदाहरण मैंने आपको दिया था अब उसको आपको सुधारना है। मैंने आपको बताया कक्षा कक्ष में बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, बेंच उल्टी सीधी पड़ी है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो अब उन्हें धीरे धीरे हमें सुधारना है। वही पॉइंट्स हमें यहाँ बना करके लिखने हैं। पहली, बैठक व्यवस्था सही करनी है। दूसरी, प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी है। तीसरा क्या बताया गया है, शिक्षण अधिगम सामग्री को इस प्रकार रखा जाए कि बच्चे उसको आसानी से देख पाए। ऐसा ना हो कि भाई अगले वाले जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हें दिख रहा है, पीछे वाले बच्चे अपना खेल में लगे पड़े हैं जब उन्हें आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार हो कि भाई वो सब आराम से देख पाए उसे। तीसरा, कि दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर शामपट होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा उसको आसानी से देख पाए। तो ऐसे ही तो करेंगे व्यवस्था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कक्षा कक्ष प्रबंधन के, तो ये बिल्कुल आप अपनी तरफ से अब लिख पाएंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है दोस्तों, समय प्रबंधन। और ये टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि आज आपकी इंग्लिश की क्लास भी हो गई है और मैथ्स की क्लास भी है। ठीक है, बहुत सारा आपको कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और ताकि आपके सर के ऊपर से भी ना जाए। एक क्लास और आपकी इस सब्जेक्ट की होगी, बाकी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा क्योंकि 7वें अध्याय पर हम आ चुके हैं। बाकी एक क्लास में बचा जितना भी सिलेबस होगा हम उसको खींच करके कवर कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कहीं भी इतना सब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका आपको हल ज़रूर बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, आपके लिए इंग्लिश के जो सर लाए गए हैं वो आप कह लीजिए कि बहुत सारे टीचर्स में से एक चुन कर के मैं आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं हर एक चीज़ को, पूरा सिलेबस आप आगे तक आपको काम आएगा, टेट सुपर टेट तक। ठीक है, और अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें कि मेरा डिसीज़न आपको कैसा लगा। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और डिस्कशन ग्रुप में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सर कैसे लगे। और बाकी तो दोस्तों, आपको बताना है सर का पढ़ाया आपके कितना समझ आया, आपको पॉजिटिव फील हुआ या नहीं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए अगर जिस तरह से वो आपको पढ़ा रहे हैं कहीं आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, कहीं भी। ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे सर और कितना अच्छा आपको समझ में आया। वो आप लोग बिल्कुल बताइए, सर को भी मोटिवेट करिए ताकि वो कंटिन्यू आपकी क्लास ले पाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। एक क्लास और बाकी इसकी आपकी होगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट हम कल कर लेंगे इस सब्जेक्ट का। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।